So hello, today we will discuss about a plasma membrane और a cell membrane. लास्ट क्लास में हम लोग ने एक्चुअली हमने क्या बोलते हैं हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे और साइंटिस्ट के नेम देखे थे, डेट्स देखे थे. तो टुडे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन करेंगे. जो है ये पार्ट 2 है. इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है जो कि अगले वीडियो में है. और मैं उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या बोलते हैं मैं पिन करवा दूँगा. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, दोनों एक ही हैं. जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म एंड ये दोनों और एक और चीज़ है, तीन चीज़. ये तीनों चीज़ अगर आपने लास्ट क्लास लगाया होगा तो ये तीनों चीज़ जो हैं ये ये जो है हर सेल में, मतलब अराउंड हर प्लांट सेल में, हर एनिमल सेल में और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये तीन चीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे जो कि सबसे मेन पार्ट ऑफ द सेल है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब देखिए यहाँ पर लिखा है आउटर मोस्ट कवरिंग. ये एनिमल सेल की एक्चुअली बताए तो बात कर रहा है. प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है हमारा वो सेल वॉल जो है वो क्या बोलते हैं उसमें सेल वॉल रहता है आउटर मोस्ट कवरिंग. बट एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है. तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. ये जो है क्या बोलते हैं एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का जो कि सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब सेल के कंटेंट को और सेल के कंटेंट को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करता है जो कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. The plasma membrane allows or permit, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, allows and permit the entry and exit of some material. कुछ मतलब हर मटेरियल नहीं अंदर बाहर कर सकता है. सम मटेरियल जो कि जिसको सेल की ज़रूरत हो, मतलब जो कि सेल को नीड हो उस हिसाब से, मतलब ये सम मटेरियल्स को अलाउज और परमिट करता है, अलाउ और परमिट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल. इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर अलाउ करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल. और ये कुछ और अदर मटेरियल्स भी क्या बोलते हैं वो प्रिवेंट करता है, मतलब जब कुछ भी ना आ जाए अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एंटर ना कर जाए अंदर, तो ये कुछ उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करता है. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये जो है ये हर चीज़ को अंदर जो है हर चीज़ को तो क्या बोलते हैं ये परमिट नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ों को ही परमिट कर रहा है. डेट्स वाई हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे. नाउ हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल. अब जो है ये आदान प्रदान मतलब इन एंड आउट होता कैसे है, वाया किस प्रोसेस के थ्रू होता है. इधर पे डिफ्यूज़न पहला जो प्रोसेस है यहाँ पर डिफ्यूज़न दिया है एंड देन इसके बाद ऑस्मोसिस आएगा. तो ऑस्मोसिस में आएंगे तीन टाइप्स, ये तो बात की बात है. तो पहले डिफ्यूज़न देख लेते हैं. नाउ सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न. अब यहाँ पर बोला है सम सब्सटेंस लाइक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो कि मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो मूव अक्रॉस मतलब सेल मेम्ब्रेन के इन एंड आउट करते हैं वाया प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. हम लोग अर्लियर चैप्टर्स में ये तो हमारे में मतलब डिफ्यूजन देखे तो 6, 7, 8 में ये सब में आता है, तो इसलिए बोला है इसने अर्लियर चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं. Now we saw that there is a spontaneous movement of the substance from a region of a high concentration to a region where its where its concentration is low. अब डिफ्यूज़न जो है होता है उसमें जो सब्सटेंस रहता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. अब अगर हम लोग देखें तो समझ लो एक टैंकर है, तो टैंकर में जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन है और जैसे ही हम टैप ऑन करते हैं तो वो इतनी तेज़ी से, मतलब वो इतना स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है वहाँ
वहाँ से जो वाटर होता है, क्योंकि टैंक में हाई कॉन्सेंट्रेशन और एनवायरनमेंट में हमारे अगर हम बाहर देखें तो वहाँ पर उस टाइम जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उस टाइम जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। इसलिए इसने बोला है कि जो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये बहुत स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब बहुत तेज़ी से होता है, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ऐसे जाता है। और ये जो है गैसेस, इसमें डिफ्यूज़न में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस जो कि बाद में आएगा, ऑस्मोसिस में वो वाटर का एक्सचेंज होता है और डिफ्यूज़न में गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसलिए बोला इसलिए सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोला है इसने। नाउ अब आगे देखें, something similar to this happens in the cell when the example some substance like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell। अब अगर हम लोग सेल में देखें तो बहुत सारे जो है प्रोसेसेस क्या बोलते हैं वहाँ पर होते हैं, डेट्स वाई वहाँ पर जो CO2 जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको बाहर हमें जो हमारा सेलुलर वेस्ट है, सेलुलर जो वेस्ट है, हमारा जो सेलुलर वेस्ट है जो कि CO2 है, उसको हमें क्या बोलते हैं, रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। सेल के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। उसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। CO2 जो है हमारा जो है सेल में जो है उसका जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है। CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल में, ये समझ लो एक सेल है, इसमें जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है और बाहर जो है CO2 कम है। बाहर जो है यहाँ पर CO2 लो है, यहाँ पर CO2 लो है। और अगर यहाँ ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन जो है यहाँ लो है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अगर हमने डिफ्यूज़न में एक्चुअली हम लोग ने ये पढ़ा है कि जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो सेल में जो है CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है और बाहर के एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 कम है। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से जो CO2 है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। सेल के अंदर जो CO2 है वो बाहर जाएगा और जो बाहर O2 है वो अंदर आएगा, क्योंकि बाहर O2 का जो है जो O2 जो है वो बाहर जो है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। डेट्स वाई वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन आएगा। सेल में जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन वो कम है। इधर पे दो थिंग्स हैं, बस हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन का खेल है। अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से मतलब सेल के अंदर से इनसाइड द सेल CO2 ज़्यादा है तो CO2 जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जाएगा और बाहर जो CO2 बाहर जो O2 है वो बाहर ज़्यादा है तो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। और डिफ्यूज़न में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। डेट्स वाई O2 जो है अंदर आएगा और CO2 जो है बाहर जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, एक्यूमुलेट्स इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। CO2 जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल, सेल के अंदर जो है एक्यूमुलेट हुआ है CO2 इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell। inside the cell क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, CO2 जो है the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वही लिखा है यहाँ पर CO2 जो है अंदर जो है ज़्यादा है और बाहर कम है। एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। वही बोला है इसने, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंस है। CO2 मूव आउट द सेल, CO2 जो है वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वही लिखा है यहाँ पर, वही चीज़ लिखी है। CO2 जो मूव आउट द सेल फ्रॉम a region of a high concentration to a low concentration outside the cell via a process of diffusion। Now similarly O2 जो है enter करेगा cell by a process of diffusion when the level or a concentration of O2 inside the cell decreases। inside the cell O2 का जो concentration है वो decrease है, मतलब कम है, मतलब low concentration है। thus diffusion plays an important role in a gaseous exchange between the cell as well as the cell as its external environment। जो role CO2 में है, मतलब CO2 क्या बोलते हैं inside the cell क्या बोलते हैं ज़्यादा है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है, तो CO2 हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, मतलब CO2 जो है यहाँ से बाहर जाएगा और O2 जो है यहाँ से अंदर आएगा। यही सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी है। और इस गैसेस एक्सचेंज में जो हमारा डिफ्यूज़न है,
plays an important role in the gas exchange between the cell as well as cell and external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और सेल में ये डिफ्यूज़न जो है प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल. Water also obeys law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और ये जो अब हम लोग ने अभी गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात किया. अब जब है अब अगर हम वाटर को देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसमें जो है इसमें भी ये भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें भी कुछ चीज़ें ही अंदर बाहर होंगी, इन एंड आउट में कुछ चीज़ें को ही परमिट किया जाएगा सेल के अंदर आने के लिए. तो ये वाया प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू हम करते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. अब इसमें भी यही खेल है, इसमें भी यही सेम खेल है, बट ये इसमें जो है 3 प्रोसेसेस हैं. इसमें अगर हम देखें तो 3 प्रोसेस है. पहला जो है देखें तो वो पहला जो है वो हाइपोटोनिक है. पहला जो है आएगा हाइपोटोनिक, दूसरा आएगा आइसोटोनिक और तीसरा आएगा हाइपरटोनिक. अब अगर इसमें बात करें, इसमें जो है सेल हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा. आइसोटोनिक में सेल जो है रिमेन्स सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. हाइपरटोनिक में क्या होगा, इसमें जो सेल है हमारा वो श्रिंक कर जाएगा. अगर स्वेल की बात करें, स्वेल यानी होता है वो फूलना. आइसोटोनिक में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सेल रिमेन सेम. एंड हाइपरटोनिक जो है उसमें जो है हमारा जो सेल हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा. और इसमें और प्रोसेसेस देख लेते हैं इसके. तो हाँ, ये रहा पहला प्रोसेस. One of the following 3 things could be happen if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. अब इसने क्या बोल रहा है कि हमारे जो सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या बोलते हैं, समझ लो एज अ वो क्या बोलते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड है. और जो बाहर का मीडियम का बाहर जो मीडियम है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट है. मतलब डाइल्यूट मतलब वहाँ पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर समझ लो पानी कम है, ऐसा. तो इस वजह से बाहर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा किसका, वाटर का, और सेल के अंदर सेल के अंदर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या रहेगा, लो रहेगा. एज समझ लो ये सेल है, यहाँ पर H2O का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो जो है लो रहेगा. मीडियम में जो है H2O का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा. अब मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ क्या है, लो है. हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं. तो अब यहाँ पर वाटर जो है अंदर जाना शुरू करेगा. तो इससे क्या होगा, सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा. अगर यहाँ देखिए, यहाँ हाइपोटोनिक एक्चुअली यहाँ डेफिनेशन यहाँ लिखा है, ये जो है हाइपोटोनिक का डेफिनेशन है. और ये प्रोसेस कैसे ये प्रोसेस होता है वो यहाँ लिखा है. तो प्रोसेस एक बार देख लेते हैं. प्रोसेस में क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पास करेंगे. बट ज़्यादा वाटर जो है, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. देन इधर क्या होगा, यहाँ पर सेल में जो है, क्योंकि हमारे पास मीडियम में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पर जो है अपना वाटर जो है वो सेल के अंदर आएगा. द नेट ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे जो है हमारा सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने बोला हाइपोटोनिक में जो हमारा सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा. क्यों स्वेल अप हो जाएगा, ये उसका प्रोसेस है. बिकॉज सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं डाइल्यूट था, इस वजह से वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, वाटर का. तो डेट्स वाई जो हमारा जो वाटर है वो इनसाइड द सेल आएगा, इनसाइड द सेल के अंदर आएगा. डेट्स वाई हमारा जो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा. ना दूसरा जो है प्रोसेस है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर जो बोला है
यहाँ पर मीडियम एंड सेल में जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम बताया है। मीडियम एंड सेल में जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यहाँ पर बोला एग्जैक्टली सेम है। देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी नेट मूवमेंट मतलब कुछ निकलता ही नहीं, क्योंकि सेल के इनसाइड द सेल जो है वहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मीडियम के बिहाफ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दैट्स वाई कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। वाटर क्रॉसेज द cell membrane in both the direction, but the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will be stay same size। देखो यहाँ भी वाटर का मूवमेंट बोथ द डायरेक्शन होगा, बट यहाँ पर ना ही स्वेलअप होगा ना ही श्रिंक होगा, बिकॉज यहाँ पर जो सेल का और मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का एग्जैक्टली सेम है। डेट्स वाई कोई भी यहाँ पर ना नेट ओवरऑल मूवमेंट कुछ निकलता नहीं है। डेट्स वाई यहाँ पर सेल का साइज जो है रिमेन सेम। यहाँ पर कोई भी नेट मूवमेंट का कुछ ओवरऑल प्रोसेस का कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है। सेल का साइज जो है रिमेन सेम। इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या होता है, सेल जो है यहाँ पर श्रिंक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो सेल का जो सेल है हमारा, यहाँ पर जो सेल है इसको हम रेड कलर से बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेल है इसके अंदर जो H2O का H2O नहीं बोलेंगे, जो हमारा सेल है वो क्या है, डाइल्यूट है, और बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। बाहर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब H2O का जो क्वांटिटी है, H2O का जो क्वांटिटी है वो लो है, और यहाँ पर H2O का क्वांटिटी हाई है। मतलब सेल के इनसाइड जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने ऑस्मोसिस का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। दैट्स वाई जो सेल का जो क्या बोलते हैं, सेल जो है हमारा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी पचक जाएगा, या फिर और भी आपके मतलब लैंग्वेज जो बोलते हो, श्रिंक यानी क्या बोलते हैं, वहाँ से वाटर लॉस होगा, तो सेल ऑटोमेटिकली जो है वो अपना छोटा हो जाएगा, या फिर जो भी बोल सकते हैं आप। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब मीडियम में जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो हाइपरटोनिक है, यहाँ पर मीडियम जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, बट हाइपोटोनिक में मीडियम क्या था, मीडियम वहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पर मीडियम जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब हाइपोटोनिक में मीडियम जो है हमारा डाइल्यूट है, वहाँ पर डाइल्यूट लिखा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है। ये भी कुछ भी ऐसे घुमा के MCQs बन सकते हैं, मतलब हाइपरटोनिक में मीडियम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या फिर डाइल्यूट रहेगा। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक में मीडियम जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और डाइल्यूट में जो मीडियम है वो हमारा डाइल्यूट बोल रहा हूँ, हाइपोटोनिक में जो मीडियम है हमारा वहाँ डाइल्यूट रहेगा। नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हो गए, दैट्स वाई हम ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड अगेन द वाटर, ये हमारा प्रोसेस है। Again, water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. अब यहाँ पर जो है, यहाँ भी both the direction क्या बोलते हैं, वो वाटर क्रॉसेस, वाटर का इन एंड आउट होगा, बट यहाँ पर ज़्यादा जो है वाटर जो है वो लीव करेगा सेल को, मतलब सेल में से जो वाटर जो है यहाँ से ज़्यादा निकलेगा कहाँ पर, मीडियम में। डेट्स वाई हमारा जो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now, let us try out and understand.
Now, unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. और बहुत सारी यूनिसेलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड मोस्ट प्लांट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ प्लांट रूट इज एन ऑल्सो. अब देखो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल भी हमें यहाँ इन्होंने बता दिया है. एब्जॉर्प्शन ऑफ अ वाटर बाय अ प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस जो है क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है. प्लांट रूट्स में जो है वहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन होता है. और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें, वहाँ के मतलब रूट्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है. डेट्स वाई यहाँ पर रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को. तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है. दस डिफ्यूजन इज एन इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल. डिफ्यूज़न जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल के लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. सेल जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करता है कहाँ से, एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है. डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. एंड यहाँ पर जो इन एंड आउट होता है, मतलब इतने सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें एनर्जी जो है यूजुअली जो है वो एनर्जी लगेगी. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है एंड ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं लिपिड्स, जैसे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन. एक्चुअली ये हायर क्लास में है बट थोड़ा आइडिया आप रखो तो सही है. जो प्रोटीन का जो क्वांटिटी होता है, यहाँ पर प्रोटीन का क्वांटिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% होता है एंड लिपिड का जो होता है 48% होता है. और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, मतलब बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम अच्छे से देखें कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्रोटीन लिपिड आपके बुक में फ़िलहाल इतना ही दिया हुआ है, बाकी जो हायर क्लास में आएगा. तो प्रोटीन एंड लिपिड जो है और एंड कार्बोहाइड्रेट, इससे जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होकर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं. However, we can observe the structure of a plasma membrane only through a electron microscope. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है हम ओनली जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. आपके मतलब वो जो येलो वाला बॉक्स था उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी जो है आपका अराउंड 1940s एंड 50s के टाइम हो गया था. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन अ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सच प्रोसेस एंडोसाइटोसिस. अब इसको हम बता देते हैं वाया स्ट्रक्चर. अब ये समझ लीजिए ये अमीबा है, ये समझ लीजिए अमीबा है. अमीबा जो है उसका फूड जो है वो यहाँ पर है. अमीबा का फूड जो है यहाँ पर है, समझ लिए ये अमीबा का फूड है, अमीबा का ये फूड है. अब इसको ये फूड ग्रैब करना है तो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर्स हम लोग अमीबा का, अगर आप जानते होंगे स्ट्रक्चर, तो अमीबा पहले फूड के धीरे धीरे पास जाएगा. वो एक स्यूडोपोडिया बनाता है. स्यूडोपोडिया इज़ जस्ट लाइक फूड को एनगल्फ करने के लिए, फूड को एनगल्फ करने के लिए वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है. समझ लिए वो इसका फूड है. तो अमीबा जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा अपने फूड को एनगल्फ करने के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो उसके स्यूडोपोडियाज हो गए, ये सारे ये तो स्यूडोपोडियाज हो गए. बट ये जो इसने बनाया है फूड को एनगल्फ करने का, जो ये बनाया इसने, इस प्रोसेस को, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. सच प्रोसेस आर नॉन एज एंडोसाइटोसिस. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ सच प्रोसेस. और ये सच प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है. Then the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in a food and other material from external. वही लिखा है कि ये ऐसे फूड को अपने एनगल्फ करता है वाया सूडोपोडिया. एंड ये जो है और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये, इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में जो फूड है वो ग्रैब करता है कौन, अमीबा.
एंडोसाइटिस में फूड को ग्रैब करता है यानी एनगल्फ करता है, और उसमें जो है फूड को जब उसको लीव करना होता है, मतलब उसने न्यूट्रिशन सारे ले लिए इस फूड में से, उसको जब वेस्ट मटेरियल लीव करना रहता है तो वो इसी के थ्रू, समझ लीजिए एक एमीबा है, ये एक एमीबा है। तो अब उसको अगर फूड को क्या बोलते हैं, फूड को उसने अंदर लिया ऐसे, तो फूड एक ऐसा पैच पहले बना, इसको हम ये इस तरीके से बनाते हैं। फूड को समझ लो उसने ले लिया अंदर, तो वो ऐसे पैच बना लेगा, इसके अंदर इसका फूड है। अब इसको ये फूड को बाहर निकालना है, तो फूड को अगर बाहर निकालना है तो वो इसको यहाँ पर इस जगह लेके आएगा, या फिर कहीं भी अपने मतलब साइड्स में लेके आएगा, और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, वो एक ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसका जो समझ लीजिए ये इधर फूड है, वो इधर से बाहर निकाल देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। इसी को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। फूड का अगर क्या बोलते हैं ये अगर फूड की बात करें तो उसमें एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है, और अगर वाटर की बात करें तो उसमें पिनोसाइटोसिस होता है। हाँ, उसमें पिनोसाइटोसिस होता है, और अगर फूड की बात करें तो उसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। फिलहाल उतना लंबा तो आपके में है नहीं, मतलब उतना ब्रीफ आपकी बुक में है नहीं। फिलहाल इसमें बस इसमें बस क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस दिया, तो आप उतना ही पढ़िए। ये तो एक्चुअली एक्स्ट्रा चीज़ है, वैसे भी अगर आप याद करना चाहो तो कर लो, इतना हार्ड नहीं है। एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटिस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में फूड जो है वो ग्रैब करता है, एंड देन ग्रैब करता है, उसे हम एंडोसाइटिस बोलते हैं, एनगल्फ करता है उसे एंडोसाइटिस, उस प्रोसेस को एंडोसाइटिस बोलते हैं। एंड जब वो फूड को न्यूट्रिएंट लेने के बाद जब वो उसको छोड़ता है तो उसे हम एक्सोसाइटिस बोलते हैं, और जो पानी वानी का है उसे हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। फूड के लिए हम एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटोसिस यूज़ करते हैं। तो डेट्स फॉर ऑल टुडे। बाद में अगर आपको एनसीईआरटी से देखना है तो मैं आपको दिखा दूँ, एनसीईआरटी से आपको देखना है तो वेट अ मिनट, यही चीज़ बस मैंने कॉपी पेस्ट करके इसके एनसीईआरटी मैंने इधर ले लिया क्योंकि मुझे समझाना था। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं नोट सेक्शन में क्या बोलते हैं मैंने सारे कॉपी कर लिए, बिकॉज ऑफ समझाना था। इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत थी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, देन हाइपोटोनिक, ये सारी चीज़ें थी। डेट्स वाई मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यही मैंने कॉपी करके एक्चुअली आपको मतलब वहाँ बताया था, क्योंकि मुझे आप समझाना था। ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर है, ये देखिए ये रहा ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद हमने डिफ्यूज़न पढ़ा था, इधर पे होगा डिफ्यूज़न या एक्लूमेट्स सेल, यहाँ पर डिफ्यूज़न पढ़ा था हम लोग ने। ये रहा डिफ्यूज़न, ये सारी चीज़ें। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है ये। ऑस्मोसिस पढ़ा था, और देन यहाँ पर आ गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर आइसोटोनिक, जिसमें सेल का साइज़ जो है सेम रहता है, और हाइपोटोनिक में स्वेलअप हो जाता है। एंड देन थर्ड दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें श्रिंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की आज, और यूनिसेल ये सारी चीज़ें भी हो गई थी हमारे। और हम लोग ने एंडोसाइटिस, एक्सोसाइटिस, पिनोसाइटिस, ये सारी चीज़ें देखी वहाँ पर। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आपको एनसीईआरटी दिखाना था, मतलब मैंने यहीं से बताया आपको, मैंने कहीं और मैंने से लिया नहीं था। अंडरस्टैंड के पर्पज़ से इसलिए मैंने उधर कॉपी करके आपको समझाया था। तो पार्ट 3 जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल जो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया। पार्ट वन में हम लोग ने देखा था सेल जो है, सेल वर्ड जो टर्म है उसको किसने दिया था, डेट इज़ रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? 1665 में। ये हमारा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अलग होता है। ये जो है अपना सन के लाइट से जो है ये काम करता है। ये जो है हमारा ओनियन पील है, सेल और न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें। एंड ये हमारा येलो बॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। हमने ये सारे स्ट्रक्चर देखे कि स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल सेप्स के शेप्ड के होते हैं। स्पिंडल सेप क्या होते हैं? वो साइड से कॉर्नर होते हैं, बीच में वाइड होते हैं। एंड ओवम, स्पर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल, मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा था।
और इसमें भी कुछ नहीं है इतना डाइजेस्टिव फूड, मतलब हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन ही करेगा, हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ये सब हम लोग ने पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 2 में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया, जिसमें इतने सारे आज हम लोग ने किया। बाकी काम कल देखेंगे।